हमारा अगला टॉपिक है सोशलिज्म, समाजवाद। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1946 में, जो स्टार्ट हुआ था और 1950 में बन के तैयार हुआ, 26 नवंबर 1949 को जो बन गया था, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था पूरा संविधान। तो उस संविधान में ये वर्ड नहीं था, इसको बाद में डाला गया। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू डाला गया था 1976 में। तो एक प्रश्न ये उठता है, ये पहले क्यों नहीं था और 1976 में ही इसको क्यों डाला गया? पहले क्यों नहीं था? हो सकता है भूल गए हो, लेकिन ऐसा नहीं था। किसी ने उन्हें याद भी दिलाया था, भाई आपको ये वर्ड इसमें डालना चाहिए। तो डॉक्टर केटी शाह इन्होंने याद दिलाया था कि भाई इसमें ये वर्ड होना चाहिए। इन्होंने कहा था हमारे प्रियम्बल में सोशलिस्ट और सेकुलर दोनों वर्ड होने चाहिए, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने मना कर दिया था। उन्होंने क्यों कहा था उसे हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये देखते हैं कि है क्या, सोशलिज्म का मतलब क्या है। सोशलिज्म को कुछ लोग कहते हैं सोशलिज्म इज ए वैदिक कंसेप्ट, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। ये क्या है? एक वैदिक फिलॉसफी है कि संसार के जितने लोग हैं सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, और यही सोशलिज्म है। सोशलिज्म किसकी बात करता है? सबके कल्याण की बात करता है, सबके डेवलपमेंट की बात करता है। कुछ लोगों का कहना है कि भाई सोशलिज्म भले एक वैदिक कंसेप्ट है, लेकिन एक आइडियोलॉजी के रूप में, एक विचारधारा के रूप में इसका विकास वेस्ट में हुआ है, पश्चिम में हुआ है। और वो कैसे? सोशलिज्म एक ओरिजिनल फिलॉसफी नहीं है, ये किसी की काउंटर फिलॉसफी है। और किसकी काउंटर है? कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म के को काउंटर करने के लिए फिलॉसफी आई है, उसका विरोध में ये फिलॉसफी आई है। तो पहले कैपिटलिज्म को समझते हैं, उसके बाद सोशलिज्म को समझेंगे। कैपिटलिज्म क्या कहता है? पहले ये समझ जाएंगे, तब हम समझेंगे सोशलिज्म क्या है। वेस्ट में, यूरोप में, पर्टिकुलर बात करें तो इंग्लैंड में पहले क्या हुआ? रिनेसा हुआ। रिनेसा के बाद इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद वहां क्रांति आ गई, प्रोडक्शन की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई, प्रोडक्शन वहां बहुत ज्यादा बढ़ गया। उसके बाद वहां कैपिटलिज्म की शुरुआत होती है। जब वहां प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद, उसका कारण क्या है? एक विचारधारा के रूप में कैपिटलिज्म क्या कहता है? हर व्यक्ति के पास लिबर्टी जरूर होनी चाहिए। लिबर्टी क्या है? आजादी। आजादी किस चीज की? भाई वो जो करना चाहता है उसे करने की आजादी मिले। हर व्यक्ति जन्मजात कुछ अपने अंदर पोटेंशियल लेके पैदा होता है, उसके अंदर कुछ पोटेंशियलिटी होती है, उस पोटेंशियलिटी को वो एक्चुअलिटी में कन्वर्ट करना चाहता है। उसके लिए उसे क्या चाहिए? लिबर्टी। सरकार, समाज, धर्म कोई पाबंदी ना लगाए उसके ऊपर, जो भी उसके अंदर क्षमता होगी वो उसे मिल जाएगा, उसी अनुरूप जितना उसके अंदर पोटेंशियल होगा उसी हिसाब से उसको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। शर्त क्या है? उसे आजादी मिले, जो वो करना चाहता है। हो सकता है कोई फैक्ट्री डालना चाहता हो सकता है वो कुछ नया उपक्रम करना चाहता हो सकता है वो खेती करना चाहता हो, जो भी वो करना चाहे उसे आजादी मिले। कैपिटलिज्म ये कहता है, लिबर्टी की बहुत पुरजोर वकालत करता है, आजादी की। दूसरी चीज, अगर बात आजादी की होगी, आजादी हर चीज में मिलनी चाहिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी में होनी चाहिए, कोई बंधन नहीं होना चाहिए। तो कैसा इकोनॉमिक मॉडल की बात करेगा वो? लेसाजे फेयर। इसका मतलब होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी में गवर्नमेंट किसी तरह का हस्तक्षेप ना करे, खुला मॉडल हो, गवर्नमेंट किसी तरह का हस्तक्षेप ना करे, सिर्फ प्राइवेट सेक्टर रहे, पब्लिक सेक्टर की कोई आवश्यकता नहीं है, ये बात करता है। अच्छा अब ये बताइए, हर व्यक्ति क्या है? स्वतंत्र है, उसके अंदर क्या है? कुछ पोटेंशियल है, कुछ क्षमताएं हैं। वो क्षमताएं कैसी हैं? निजी हैं, उसकी खुद की हैं। जो उसके अंदर बल है, बुद्धि है, विद्या है, वो उसकी खुद की है। जब वो उसकी क्षमताएं निजी हैं, उन क्षमताओं की वजह से अगर वो कुछ संपत्ति अर्जित करता है तो वो किसकी होनी चाहिए? समाज की या खुद की?
जाहिर सी बात है, अगर उसकी क्षमताएं खुद की हैं तो उसने जो संपत्ति अर्जित की है उन क्षमताओं के दम पर वो भी उसकी खुद की होनी चाहिए। यानी कैपिटलिज्म किसकी बात करता है? प्राइवेट प्रॉपर्टी की, कि व्यक्ति को संपत्ति के ऊपर अधिकार मिले। किसी आदमी ने मेहनत करके घर बनवाया है तो उस घर पे उसका अधिकार होना चाहिए, कोई उसे छीन न ले, संपत्ति की सुरक्षा होनी चाहिए। कैपिटलिज्म ये कहता है। और क्या कहता है? कैपिटलिज्म के हिसाब से जो इंडिविजुअल है, व्यक्ति, इंडिविजुअल, वो क्या है? साध्य है। और जो स्टेट है वो क्या है? ये इंड है और ये मीन्स है। ये क्या हो गया? मीन्स। ये साध्य है और ये साधन है। स्टेट का काम क्या है? इंडिविजुअल को जितनी सहायता कर सके करे। गवर्नमेंट क्या करे भाई? इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से तैयार कर दे, सड़कें बनवा दे, जितना भी बिजनेस कम्युनिटी है उनको पूरी आजादी दे, पूरी सहूलियत दे हर चीज की। क्योंकि जब उनको सहूलियत मिलेगी तो लोग क्या करेंगे? एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो कंजम्पशन बढ़ेगा। कैपिटलिज्म क्या मानता है? कैपिटलिज्म कहता है व्यक्ति एक जैविक प्राणी है, उसके अंदर कुछ इच्छाएं होती हैं। वो इच्छाएं कैसी हैं? बायोलॉजिकल है, इनहेरेंट है, उसके अंदर है ही। और जब वो इच्छाएं पूरी होती हैं तो उसे आनंद की प्राप्ति होती है। और जितना ज्यादा कंजम्पशन होगा, जितना ज्यादा उसे आनंद मिलेगा, उतना उसके जीवन का स्तर जो होगा वो क्या होगा? उच्च होगा। जीवन की गुणवत्ता उतनी उच्च होगी। और हर व्यक्ति क्या चाहता है? गुणवत्ता परक जीवन। तो कैपिटलिज्म क्या कहता है? हर व्यक्ति क्या है? जैविक प्राणी है, उसके अंदर कुछ इच्छाएं हैं। उन इच्छाओं की जब पूर्ति होगी तो उसे आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा। और जितना ज्यादा सुख की मात्रा बढ़ेगी उतना ज्यादा उसका जीवन स्तर बढ़ेगा। इसलिए ये क्या बढ़ना चाहिए? कंजम्पशन बढ़ना चाहिए। कंजम्पशन कब बढ़ेगा? जब प्रोडक्शन बढ़ेगा। और प्रोडक्शन कब बढ़ेगा? जब फैक्ट्रियों में ज्यादा से ज्यादा लोग काम करेंगे। समस्या यहां आ जाती है, जो लोग काम करेंगे फैक्ट्री में उनसे क्या आशा की जाएगी? तुम और काम करो, और काम करो, दिन भर काम करो, 15-15 घंटे काम करो। तो भाई यहां तो ये बात क्या कर रहा है? इंडिविजुअल क्या है? इंड है। मतलब जो इंडिविजुअल, जो व्यक्ति का हित है वो सर्वोपरि है। लेकिन ये इंडिविजुअल है कौन? ये कैपिटलिस्ट है या वर्कर भी इंक्लूड है इसमें? तो कैपिटलिज्म में ये समस्या आ गई, जो वर्कर है उससे प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आदमी की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा, उसे मशीन की तरह ट्रीट किया जाएगा। उससे क्या हो जाएगा? मशीनीकरण हो जाएगा, वो भी एक मशीन बन के रह जाएगा। इंडिया में जब अंग्रेज थे तो पहली बार जो लेबर रिफॉर्म हुआ है, जो फैक्ट्री रिफॉर्म हुआ है, वो पता कब हुआ है? ये रिफॉर्म हो ऐसी आवाज सबसे पहले इंग्लैंड में उठी थी। उसका कारण क्या है? जब यहाँ के जो फैक्ट्री के मालिक थे इंडिया के, ये लोग इनसे 15-15 घंटे काम कराते थे, तो इसकी वजह से यहाँ जो सामान बनता था उसकी कॉस्ट कम हो जाती थी। क्योंकि ये लोग काम ज्यादा करते थे और सैलरी इन्हें कुछ मिलती ही नहीं थी, बहुत नाम मात्र, बस ये जिंदा रह सके। तो इसकी वजह से यहाँ के फैक्ट्री के जो प्रोडक्ट्स होते थे वो सस्ते हो गए और जो इंग्लैंड के प्रोडक्ट थे वो महंगे हो गए। तो उनको क्या लगा कि भाई जब वहां का प्रोडक्ट सस्ता है तो हमारा बिकेगा ही नहीं। तो इसके लिए क्या किया जाए? वहां लेबर रिफॉर्म करवाया जाए, उनकी सैलरी बढ़वाई जाए, उनके काम के घंटे कम कराए जाए। तो इंडिया में जो लेबर रिफॉर्म हुआ किसने कराया? जो इंग्लैंड के इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने करवाया। तो उनके इस रिफॉर्म के पीछे कोई मानवता नहीं थी, इकोनॉमी थी। तो इसमें समस्या क्या है? लेबर का क्या हो गया है? मैकेनाइजेशन। आप लोग कल्पना कीजिए, एक लेबर है, उसको कुछ काम आ गया है, हो सकता है उसके वाइफ की डिलीवरी करानी हो, वो अपने मालिक के पास जाए कि सर हमें थोड़ी सी छुट्टी चाहिए 1 दिन की, मुझे हॉस्पिटल जाना है, अपने वाइफ की डिलीवरी कराने। तो मालिक क्या करेगा? जोड़ेगा कि भाई ये एक लेबर कितने मशीन पे काम करता है? 2 मशीन पे। ये दिन भर में कितनी शर्ट बनाता है? मान लिया ये दिन भर में 100 शर्ट बनाता है, एक शर्ट पे उसे कितना प्रॉफिट मिलता है? 100 रुपए। अरे एक दिन चले जाएगा, कितने का लॉस हो जाएगा? छुट्टी कैंसिल। तो क्या हो गया? वो ही मशीन हो गया। उनका एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो गया लेबर का। जो वहां काम करने की वातावरण था वो बहुत दयनीय होता था, ना उनको पीने के लिए पानी उपलब्ध था, ना वहां हवादार कमरे थे, एकदम मशीन की तरह उनको रखा जाता था। तो उनका एक्सप्लॉयटेशन इतना बढ़ गया तो उन्होंने सोचा ऐसा कब तक चलेगा। तो वहां एक नई विचारधारा आती है, उसे क्या कहते हैं? सोशलिज्म, समाजवाद। वहां समाजवाद का उदय होता है। ऐसी परिस्थितियों में ये क्या कहती है फिलॉसफी? ये फिलॉसफी कहती है कि लिबर्टी तो ठीक है, होनी चाहिए, लेकिन लिबर्टी से भी ज्यादा जरूरी क्या है? इक्वलिटी।
लिबर्टी से ज्यादा जरूरी क्या है? इक्वलिटी। ये जरूरी है। अगर समाज में इक्वलिटी नहीं है तो समाज में हमेशा टेंशन रहेगी। जब समाज में हमेशा टेंशन रहेगी तो समाज में हो सकता है डिसइंटीग्रेशन हो जाए, समाज टूट जाए, विखंडन हो जाए। क्यों? क्योंकि जब इनइक्वलिटी रहेगी, कुछ लोगों के पास ज्यादा रहेगा, कुछ लोगों के पास कम रहेगा, तो जिनके पास कम है वो क्या सोचेंगे कि हमारे पास ज्यादा हो जाए, और जिनके पास ज्यादा उनका हम छीन ले, तो हमेशा क्लास स्ट्रगल रहेगा। इसीलिए अगर समाज में शांति रखनी है तो इक्वलिटी होना बहुत जरूरी है, और इक्वलिटी लिबर्टी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ना रहे ठीक है, लेकिन ये होना जरूरी है, ऐसा सोशलिज्म मानता है। दूसरी चीज क्या है? कैपिटलिज्म क्या कहता है? लेसाजे फेयर, नॉन इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सोशलिज्म क्या कहता है? यहां स्टेट का कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। स्टेट का कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। वो सिर्फ एम्पायर ही ना बने, हो सकता है उसे प्लेयर भी बनना पड़ जाए। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इसका कंट्रोल जरूरी माना गया है सोशलिज्म में। तीसरी चीज, जब हमारे यहाँ एलपीजी रिफॉर्म नहीं हुए थे तब इंडियन गवर्नमेंट प्रोडक्शन का भी काम करती थी, होटल का मैनेजमेंट भी करती थी, स्कूटर बनाती थी, कई काम ऐसे करती थी। एलपीजी रिफॉर्म के बाद जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई 1991 में, उसके बाद सरकार ने सारे काम बंद कर दिए। तीसरे पॉइंट पे आते हैं। ये क्या बात करता है? प्राइवेट प्रॉपर्टी की। सोशलिज्म क्या बात करता है? सोशलाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी। सोशलाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, इसका समाजीकरण होना चाहिए संपत्ति का, ये सबको मिलनी चाहिए, तभी इक्वलिटी आएगी। अगर एक व्यक्ति के पास रहेगी तो इक्वलिटी कभी नहीं आ सकती। तो सरकार अपने कंट्रोल में ले ले। जैसे पहले यूएसएसआर में था, वहां सारी संपत्ति किसकी थी? राज्य की थी, लोगों की निजी संपत्ति नहीं थी। यहां क्या है? इंडिविजुअल एंड है, और स्टेट क्या है? मीन्स है। यहां स्टेट क्या हो जाएगा? चौथा पॉइंट, स्टेट क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा, और इंडिविजुअल क्या हो जाएगा? मीन्स। वैसे कहा नहीं जाता इंडिविजुअल मीन्स बनेगा, लेकिन स्टेट यहाँ एंड हो जाता है। एंड का मतलब वो अपने आप में साध्य हो जाएगा, मतलब स्टेट का इंटरेस्ट सर्वोपरि हो जाएगा, जो भी स्टेट कहेगा वही होगा। एनसीईआरटी में एक कार्टून छपा है, 12th के एनसीईआरटी में। एक व्यक्ति आता है घोड़े से किसानों के पास, वो कहता है उसका नाम लेके कि कॉमरेड इस बार कितने आलू हुए हैं? तो किसान कहता है कॉमरेड भगवान की दया से आलू का ढेर लग गया है। तो जो सिपाही आता है घोड़े से वो कहता है लेकिन भगवान तो है ही नहीं। तब किसान कहता है तब आलू का ढेर भी नहीं है। समस्या इसमें यही आ जाती है सोशलिज्म में कि भाई हर चीज जब समाज सरकार की है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है ही नहीं, कोई आदमी काम क्यों करेगा? वो बैठा ही रहेगा, निठल्ला हो जाता है आदमी एक तरह से। तो जब स्टेट जब इंड बन जाएगा, सारी चीजें स्टेट की हो जाएंगी, तब क्या होगा? तब ऐसी स्थिति में तानाशाही आ सकती है, डिक्टेटरशिप आ सकती है, जैसा कि हमने यूएसएसआर और चाइना में देखा। तो ये है सोशलिज्म। सोशलिज्म मुख्य रूप से ये सारी बातें करता है। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा? ये तो हमने अभी तक सिर्फ आइडियोलॉजी की बात की है कि ये बातें क्या क्या बातें कहता है, ये आइडियोलॉजी है इसकी, सोशलिज्म की। इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा? उसके कुछ तरीके हैं। जो पहला तरीका है वो क्या है? मार्क्सिज्म। मार्क्स क्या कहता है? मार्क्स कहता है, मार्क्स का कहना है कि समाज में दो क्लास है, एक क्या है? कैपिटलिस्ट है, एक वर्कर है, और दोनों के हित क्या है? अलग अलग ही नहीं है, विपरीत है। एक का इधर एक का इधर है, तो दोनों एक का इंटरेस्ट एक साथ सर्व नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति में क्लास स्ट्रगल होगा। जो दोनों क्लास हैं, कैपिटलिस्ट और वर्कर। कैपिटलिस्ट क्या चाहता है? मैक्सिमम प्रॉफिट। वर्कर क्या चाहता है? मैक्सिमम वेजेस, उसके वेजेस बढ़ाए जाएं, और जब वेजेस बढ़ेंगे उसका प्रॉफिट कम होगा। तो दोनों के हित एक साथ नहीं रह सकते हैं, हितों में टकराव होगा। तो ऐसी स्थिति में वर्कर्स को क्या करना चाहिए? जितने भी पूंजीपति हैं, देखिए समाज में जितनी भी समस्याएं हैं, सबकी जड़ में कैपिटलिज्म है। तो इन सारे जितने भी कैपिटलिस्ट हैं सबको मार डाला जाए, उनकी प्रॉपर्टी ले ली जाए और वर्कर्स में बांट दी जाए। इससे क्या आ जाएगी? इक्वलिटी आ जाएगी, ऐसा मार्क्स कहता है।
ये वायलेंस की बात करता है। मार्क्स किसकी बात करता है? वायलेंस की, कि क्रांति से ही काम बनेगा, ऐसे काम नहीं बनेगा, ऐसे कोई अपनी प्रॉपर्टी नहीं देगा, हृदय परिवर्तन नहीं होगा, वायलेंस जरूरी है। लेकिन हमारे संविधान में वायलेंस का कोई स्थान नहीं है, इसलिए मार्क्सिज्म हमारे यहाँ एप्लीकेबल नहीं होता है। दूसरा क्या क्या है, कैसे इसका इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है? वो है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, पंडित नेहरू इसकी वकालत करते हैं, इस सोशलिज्म की। ये डेमोक्रेसी और सोशलिज्म दोनों के प्रिंसिपल का फ्यूजन है, दोनों का निचोड़ है। ये क्या कहेगा कि भाई हमें प्लानिंग करनी चाहिए, नियोजन। जब हम प्लानिंग करेंगे, लॉज बनाएंगे, किसके लिए? वर्कर्स के, डिप्लॉयड सेक्शन के वेलफेयर के लिए, तब इक्वलिटी आ जाएगी। हम प्लानिंग करेंगे, लॉज बनाएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, और ये सारी चीजें डेमोक्रेसी के अंदर होंगी। लोगों को लिबर्टी भी दी जाएगी, इक्वलिटी भी दी जाएगी, तब क्या हो सकता है? तब सोशलिज्म आ सकता है। और ये हमारा उद्देश्य भी है कि सोशलिज्म लाया जाए। लेकिन वो कैसा सोशलिज्म होगा? वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म होगा। मार्क्सिज्म का इंडिया में कोई स्थान नहीं है। वायलेंस का, मार्क्स के प्रिंसिपल है, मार्क्स इक्वलिटी चाहता है, वो हम भी चाहते हैं, लेकिन जो वायलेंस की बात की जाती है तो यहां वायलेंस का कोई स्थान नहीं है। तो ये हुआ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। तो सोशलिज्म क्या हो गया? एक विचारधारा के रूप में ये सारी बातें करता है। लेकिन हमारे यहाँ सोशलिज्म एक विचारधारा नहीं है, आइडियोलॉजी नहीं है, बल्कि क्या है? एक पॉलिसी है, वो मात्र पॉलिसी है। आइडियोलॉजी के रूप में ये सारी चीजों को हम स्वीकार नहीं करते हैं, सोशल मेंबरशिप ऑफ प्रॉपर्टी वगैरह ये सब नहीं है। डीएस नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, डीएस नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो इंडिया का सोशलिज्म है उसको डिफाइन किया कि भाई सोशलिज्म का मतलब इंडिया में क्या है। तो उन्होंने कुछ बातें कही, जैसे इनइक्वलिटी ऑफ इनकम नहीं होनी चाहिए, इनइक्वलिटी ऑफ इनकम नहीं होनी चाहिए। ये हमारे सोशलिज्म का उद्देश्य है। दूसरा चीज उसने क्या कही सुप्रीम कोर्ट ने? इनइक्वलिटी ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड, इनइक्वलिटी ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड ये नहीं होनी चाहिए। कोई इतना अमीर ना हो कि वो दूसरे को खरीद सके, और कोई इतना गरीब ना हो उसे खुद को बेचना पड़े। कोई इतना अमीर ना हो कि उसे जमीन पे, फुटपाथ पे सोना पड़े, और कोई इतना रईस ना हो कि नशे में धुत होके उसे सड़क कम पड़ जाए गाड़ी चलाने के लिए और फुटपाथ पे किसी के ऊपर चढ़ा दे। ऐसा नहीं होना चाहिए। लिविंग स्टैंडर्ड सबका बराबर होना चाहिए, इनइक्वालिटी इसमें बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट, किसी का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, एंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन किसी का। ये दोनों पॉइंट भी सुप्रीम कोर्ट ने कहे थे। किसी का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए और सबका वेलफेयर होना चाहिए, और खासकर किसका? जो वीकर सेक्शन है, जो वंचित वर्ग है, जो गरीब तबका है, उसका वेलफेयर जरूर होना चाहिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने डीएस नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में बताया था कि इंडिया में सोशलिज्म का क्या मतलब है। ये मतलब है। अच्छा भाई, एक बात की जाए कि भाई 1991 में 1991 में हमारे यहाँ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी किसकी बात करती है? एलपीजी रिफॉर्म, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ये किसकी बात करती है? एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इसका मतलब ये प्राइवेटाइजेशन को बढ़ा रही है। जो नई पॉलिसी है वो प्राइवेटाइजेशन को बढ़ा रही है, और जब प्राइवेटाइजेशन बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या हुआ? जो सरकार का हस्तक्षेप है वो कम होगा। तो इसका मतलब जो सोशलिज्म का आइडियल है हमें प्रियम्बल में वो डाइल्यूट होगा। तो कैसा हुआ है क्या? आलोचक कहते हैं, निंदक कहते हैं कि भाई ये जो पॉलिसी आई है उससे हमारा जो सोशलिज्म का आइडियल है कॉन्स्टिट्यूशन में, प्रियम्बल में, वो डाइल्यूट हुआ है। तो उनकी क्या ये बात सही है या गलत है? देखिए, हमारे यहाँ जो सोशलिज्म है वो एक आइडियोलॉजी नहीं है, बल्कि क्या है? एक पॉलिसी है, एक प्रिंसिपल है, जिसका पर्पस क्या है? वेलफेयर, जो हमने 4 पॉइंट अभी यहाँ लिखे थे।
तो उसका पर्पस क्या है? वेलफेयर। और वेलफेयर कब होगा? सोशलिज्म का मतलब क्या है? सोशलिज्म का मतलब क्या है? वेलफेयर। वेलफेयर कब होगा? जब सोशल जस्टिस होगा समाज में, सामाजिक न्याय होगा। सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस कब होगा? जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा। भाई जितना भी सरकार के पास रिसोर्सेज हैं, जितनी भी संपत्ति बन रही है, उसका, उन रिसोर्सेज का सब में बंटवारा होना चाहिए, समाज के सभी वर्गों को। भाई जो गरीब है, मजदूर है, उन्हें भी मिलना चाहिए। जैसे कोरोना का टाइम था, सरकार ने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन बांटे। ये क्या है? ये डिस्ट्रीब्यूशन है। सरकार क्या करती है? सबको मुफ्त शिक्षा स्वास्थ्य देती है। ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन है। तो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ये कब होगा? डिस्ट्रीब्यूशन कब होगा? डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रिसोर्सेज होने चाहिए। अगर रिसोर्स नहीं है तो डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं होगा। जब आपके पास संसाधन ही नहीं है, जेब में पैसे ही नहीं है, ठन ठन गोपाल हैं, तो फिर बंटवारा किस चीज का होगा? तो रिसोर्सेज का होना बहुत जरूरी है। रिसोर्स कब होंगे? आपके पास पैसे कब बढ़ेंगे? जब आपकी जीडीपी बढ़ेगी। जब जीडीपी बढ़ेगी। और जीडीपी कब बढ़ेगी? जब ग्रोथ होगी। जब ग्रोथ होगी, हमारी इकोनॉमी 9%, 10%, 11, 12 ऐसे बढ़े, तभी ग्रोथ होगी, तभी तो जीडीपी बढ़ेगी, तभी तो सबकी जेब में पैसे आएंगे। और ग्रोथ कब होगी? जब प्राइवेटाइजेशन होगा। क्योंकि जो प्राइवेटाइजेशन है, जो प्राइवेट एंटिटीज हैं, वो ज्यादा इफिशिएंट होती हैं, वो प्रॉफिटेबिलिटी पे काम करती हैं। तो जब इनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी तभी ग्रोथ होगी। जो सरकारी कंपनी है वहां लाल फीताशाही होती है, ढुलमुल रवैया रहता है, तो वहां एफिशिएंसी नहीं रहती है, तो वो ग्रोथ को इंश्योर नहीं कर सकती हैं। इसीलिए पॉलिसी लाई गई है। तो इस पॉलिसी का पर्पस क्या है? वेलफेयर, वेलफेयर ऑफ द पीपल। इस पॉलिसी के बाद गरीबी भारत में बहुत घटी है। इस पॉलिसी के बाद भारत में गरीबी घटी है। उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है? उसका कारण है, कहां गया? उसका कारण है कि ग्रोथ बढ़ी है। उसके कारण है जीडीपी बढ़ी है, तभी तो डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा हुआ है, गरीबी कम हुई है। तो ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी सोशलिज्म के आइडियल को डाइल्यूट नहीं करती है, क्योंकि हमारे यहाँ सोशलिज्म का मतलब सोशलाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी नहीं है। इसका मतलब है वेलफेयर ऑफ पीपल। आपको ये समझ में आ गया होगा।